महिला आरक्षण बिल, जैसे कि मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा है, वह संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अभी बाकी हैं, लेकिन वह औपचारिकता मात्र है, क्योंकि राष्ट्रपति खुद भी भाजपा से संबंधित हैं, इसलिए उनके सिग्नेचर तो हो ही जाएंगे इस बिल पर और ये कानून बन जाएगा। मोदी सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी, जगह जगह महिलाओं से अपना स्वागत करवा रहे हैं और समाज में इस प्रकार से इस बिल को पेश कर रहे हैं जैसे उन्होंने महिलाओं के हित में कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। इसमें कोई शक नहीं कि जो महिलाएं मोदी जी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो रही हैं वो भाजपा की समर्थक महिलाएं हैं। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि क्या यह बिल वास्तव में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है? खासतौर पर अगर समान वर्ग की महिलाओं को भी ले लिया जाए तो क्या उनको ये लाभ पहुंचाने वाला है, या सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी ये मात्र एक जुमला है, या फिर जैसा कि ओबीसी संगठन द्वारा कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज के लिए ये एक गहरी साजिश है। इन प्रश्नों पर हमें विचार करना होगा। साथियों, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के पृथक आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है, बहुत लंबे समय से उठती रही है और इस मांग को पूरा करने के लिए कई बार प्रयास भी हुए हैं। देवगौड़ा जी के समय प्रयास हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रयास हुआ है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय भी प्रयास हुआ, लेकिन हमेशा ये उनके प्रयास सफल नहीं हुए, कानून नहीं बन पाया। बिल पेश हुए लेकिन बिल कानून के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाए। लेकिन जब मोदी सरकार ने इसी वर्ष 2023 में अचानक ये घोषणा करी कि सितंबर के महीने 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तो लोगों को लगा कि कोई बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने सत्र का एजेंडा घोषित नहीं किया था। बहुत से लोगों ने ये सोचा, उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद मोदी सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लाने वाली है 2024 के चुनाव के मद्देनजर, और उसको पास भी करा लेगी क्योंकि दोनों सदनों में उनका बहुमत है, और इस प्रकार 24 के चुनाव में उन्हें महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में आसानी से मिल जाएगा। लोगों का ये अंदाज, उनका अंदेशा ये सही भी साबित हुआ। महिला आरक्षण बिल, जिसको कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, वो पेश किया गया, दोनों सदनों से वो पास भी हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में ये एक जुमला मात्र है, क्योंकि इसका लाभ महिलाओं को तुरंत मिलने वाला नहीं है। कानून भी बन जाएगा, उसके बाद भी ये निश्चित नहीं है कि वह कब इंप्लीमेंट होगा, कब लागू होगा, उसका लाभ महिलाओं को कब मिलेगा, क्योंकि इस बिल के प्रावधानों के अनुसार पहले जनगणना कराई जाएगी और जब जनगणना हो जाएगी तब परिसीमन होगा और तब कहीं जाकर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में पृथक आरक्षण किया जाएगा, उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। अर्थात 2024 के बाद जब नई सरकार बनेगी तब वह जनगणना के लिए आदेश देगी। 2021 में जनगणना हुई नहीं थी कोरोना के कारण, उसके बाद मोदी सरकार ने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब यदि नई सरकार चाहेगी 2024 के बाद तो वह जनगणना कराएगी, और अगर जनगणना होती है तो 25-26 से पहले नहीं हो पाएगी, और यदि 25-26 में होती है तो उसके बाद परिसीमन किया जाएगा, और तब कहीं जाकर जब उसका परिणाम आएगा तब कहीं जाकर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा लोकसभा और विधानसभाओं में। अर्थात 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले ये महिलाओं को लाभ देने वाला नहीं है, ये इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है। सामान्य वर्ग की महिला हो या जो भी महिला हो, जो भी इसके समर्थन में है, उनको 2029 तक तो कम से कम इंतजार करना ही होगा। और यदि कहीं 2025-26 में भी जनगणना नहीं होती है और ये कहा जाता है सरकार के द्वारा कि 2031 में तो रेगुलर जनगणना होनी है, तो बीच में जनगणना कराकर व्यर्थ पैसे की बर्बादी क्यों की जाए? 2031 तक क्यों ना इंतजार किया जाए? तब फिर जब 2031 में जनगणना होगी, जब उसका परिणाम आएगा,
तब कहीं जाकर परिसीमन सीटों का किया जाएगा परिसीमन आयोग द्वारा। उसके बाद महिलाओं के लिए विधायिका में अर्थात लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किया जाएगा। अर्थात 2034 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें या उसके आसपास जो विधानसभा चुनाव होने वाले होंगे उसमें जाकर ये बिल की लागू होने की, इस कानून के लागू होने की संभावना है। अर्थात इस बिल का कानून बनने के बाद भी इस बिल का भविष्य आने वाली सरकारों के रुख पर निर्भर होगा। वो चाहे तो इस बिल को, इस कानून को लागू करें, चाहे तो इसमें कोई संशोधन लाएं, या चाहे तो इसको ऐसे ही लटका रहें, इसको कभी इंप्लीमेंट ही ना करें, लागू ही नहीं करें। ये पूरी तरीके से आने वाली सरकारों के रुख पर निर्भर करेगा कि वो इस संबंध में क्या सोचती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये बिल जुमला मात्र है। अब जो दूसरा प्रश्न है, जो कहा जा रहा है कि ये ओबीसी समाज के साथ गहरी साजिश है। दरअसल साथियों, दूसरी समस्या जो इस बिल को पेश करते हुई वह यह हुई कि विपक्ष द्वारा यह मांग की गई कि हम आरक्षण के तो समर्थन में हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उस महिलाओं के उस आरक्षण में ओबीसी समाज की जो महिलाएं उनके लिए भी पृथक आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अर्थात कोटे के अंदर ओबीसी समाज का पृथक कोटा किया जाए। ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए विधायिका में पृथक आरक्षण हो, ये मांग कोई नई नहीं है, पहले से भी उठती रही है। और इसी मांग के कारण कभी भी ये कानून नहीं बन पाया। 1996 में जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और उनके समय जब ये बिल लाया गया, तब भी ओबीसी समाज के नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाओं के लिए पृथक आरक्षण होना चाहिए। भाजपा की मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने इस मांग को उठाया था और सामाजिक न्याय को लड़ने वाले जितने भी नेता थे या उनके दल थे, चाहे स्वर्गीय शरद यादव जी रहे हों या लालू प्रसाद यादव जी हों या स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, इन सब ने कहा कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के समर्थक हैं, उनके लिए विधायिका में पृथक आरक्षण होना चाहिए। लेकिन हमारी मांग है कि जो ओबीसी समाज की महिलाएं हैं उनके लिए भी इस आरक्षण में पृथक आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इन सबके इस विरोध के कारण ही देवेगौड़ा जी के समय में बिल पास नहीं हो पाया। इसी विरोध के कारण अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिल पास नहीं हो पाया और इसी विरोध के कारण मनमोहन सिंह जी के समय, जबकि उस समय बिल राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। और आज जब कांग्रेस भी विपक्ष की इस मांग के साथ में है, जबकि 2010 में वह इस मांग के साथ नहीं थी, लेकिन आज वो भी इस मांग के साथ है। और तब जबकि आज के हालात मोदी जी के लिए दूसरे हैं, आज उनकी सरकार ओबीसी के वोटों पर टिकी हुई है। पहले ओबीसी समाज अधिकांशतः भाजपा को वोट नहीं देता था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में ओबीसी के रुझान में धर्म के आधार पर परिवर्तन आया और उन्होंने भाजपा को वोट देना शुरू किया और उनके वोटों के कारण ही भाजपा पूर्ण बहुमत से 2014 में और 2019 में सत्ता में आई। तो ऐसे में बड़ा अचंभा सा लगा कि मोदी सरकार, जो कि प्रधानमंत्री खुद अपने को पिछड़ी जात का क्लेम करते हैं, उन्होंने इस सारे विरोध का, उमा भारती जी अब भी इसका विरोध कर रही हैं, दूसरे विपक्ष तो पूरा ही विरोध कर रहा है। यहां तक कि जो भाजपा की सहयोगी दल है अनुप्रिया पटेल की अपना दल, वो भी इस मांग के समर्थन में है कि बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए पृथक आरक्षण होना चाहिए। लेकिन इन सबके विरोध को दरकिनार करते हुए मोदी जी ने आरक्षण का बिल पारित करा दिया महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन के साथ। तो यह प्रश्न उठता है कि जब पूरा विपक्ष, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष ये चाहता था कि इस आरक्षण में ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए पृथक आरक्षण होना चाहिए, यहां तक कि भाजपा के सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल जैसे लोग भी ये चाहते थे, उनके अपने भी नेता उमा भारती जैसे नेता इस मांग के समर्थन में थे, तो आखिर पिछड़ी जात के
जो अपना क्लेम करते हैं, पिछड़ी जात को अपना क्लेम करते हैं मोदी जी, उन्होंने ये बिल पास क्यों करवाया? भाजपा ने ये पास क्यों करा? उन्होंने ओबीसी समाज की भावनाओं का आदर सम्मान क्यों नहीं किया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही गहरा प्रश्न। इसका उत्तर हमें ढूंढना होगा। दरअसल साथियों, भाजपा यदि हम उसकी सोच देखें, वह कभी भी महिलाओं की हितैषी नहीं रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जहां से ये पार्टी निकलती है, वह उसने हमेशा महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले दूसरे दर्जे पर रखा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी महिला कोई सदस्य नहीं हो सकती। उनके लिए अलग से पृथक एक संगठन बना दिया गया, राष्ट्रीय सेविका संघ। मतलब उनको भी वहां पे स्वयं सेवक नहीं बताया। और जो मुख्य संगठन है आरएसएस, उसमें तो वो कभी आ ही नहीं सकती। वह उसी पुरानी विचारधारा को आज भी ढो रही है कि महिलाएं पुरुष के समान नहीं है। तो फिर यह बिल क्यों पास कराया? उसका कारण यह है कि भाजपा सरकार की मंशा महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना नहीं है, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना नहीं है इस आरक्षण के माध्यम से। उनका असली मकसद ओबीसी का प्रतिनिधित्व जो विधायिका में है, लोकसभा में है, विधानसभाओं में है, उसको कम करना है। क्योंकि वह ओबीसी समाज के जो लीडर हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रश्नों को विधानसभाओं और लोकसभा में उठाते रहते हैं और सरकार को, जो सामाजिक न्याय की विरोधी सरकार है, उसके नाक में दम किए रहते हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहती है। और अंकुश लगाने के लिए उन्हें एक ही रास्ता दिखता है कि उनकी संख्या को किसी तरह कम किया जाए। उन्हें मालूम है कि यदि महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो उसका फायदा भाजपा को होगा। वह ऐसे कि वैसे तो बिल के तो जो प्रावधान है उनके आधार पर पिछड़े समाज की महिलाओं के लिए कहीं ये रोक नहीं है कि बस चुनाव में भाग ना ले, इस आरक्षण के प्रावधान के तहत भाग ना ले, वो भी भाग ले सकती है। लेकिन एक सच्चाई है कि जब चुनाव के मैदान में उतरेंगी तो वह सामान्य वर्ग की महिलाओं के सामने टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि वह राजनीति में अभी उनके मुकाबले लायक नहीं हो पाई हैं। आप किसी भी जिले को उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर ओबीसी राजनीति बहुत हावी है, इन प्रदेशों में किसी भी जिले को उठा के देख लीजिए, आपको पुरुष ओबीसी समाज के पुरुष नेता तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ओबीसी समाज की महिला राजनीति में बहुत कम मिलेंगी। छोटे चुनाव, जो लोकल चुनाव, बॉडी के चुनाव होते हैं, पंचायत वगैरह, वहां तो महिलाएं लड़ती हैं तो अपने पति के नाम पर जीतती हैं। लेकिन बड़े चुनाव में यह संभव नहीं है कि पति के चुनाव के नाम पर, बेटे के नाम पर महिलाएं चुनाव लड़ें और जीत जाएं। वहां उन्हें अपनी प्रतिभा को जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि बड़ा चुनाव है। और जब अपनी प्रतिभा को सामने रखने का नंबर आएगा तो वह समान वर्ग की महिलाओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, जो कि शिक्षा के आधार पर या राजनीति में जो उनकी घुसपैठ है, उस आधार पर, मतलब हर तरीके से वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं से बहुत आगे हैं, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। और इसीलिए ये लालू प्रसाद यादव जी रहे हों या माननीय स्वर्गीय शरद यादव जी रहे हों या हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, इन सारे नेताओं ने, यहां तक कि जो भाजपा की जो पिछड़े समाज की उमा भारती जैसी नेता हैं, इन सबको ये अंदाजा लग गया उनको कि यदि ये आरक्षण लागू होता है बिना ओबीसी समाज को की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिए, तो निश्चित रूप से ये उनके अधिकारों पर कुठाराघात होगा, उनकी संख्या को कम कर देगा विधानसभाओं में, लोकसभा में। तो जो उनके हितों के लिए बिल आएंगे, उनके हितों के लिए जो आवाज उठनी होगी, वह आवाज धीमे धीमे दब जाएगी संख्या कम होने के कारण। इसीलिए इन नेताओं ने इस साजिश को भांपते हुए यह मांग रखी कि महिलाओं के लिए ठीक है, आप महिलाओं के लिए आरक्षण करना चाहते हो, करो, उनका हक है, इस देश की आधी आबादी है, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन उस प्रतिनिधित्व में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ओबीसी समाज की जो महिलाएं हैं, क्या उनको प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। और चूंकि वह समान वर्ग की महिलाओं के सामने अभी बहुत ही पिछड़ी हुई हैं, चाहे शिक्षा का स्तर हो या सामाजिक गतिविधियों का स्तर हो, तो इसलिए उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पृथक आरक्षण उनके लिए होना चाहिए। इसलिए इस बिल का विरोध करना बहुत जरूरी है।
और इस संबंध में सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक दल हो, जो ओबीसी समाज के हितों का समर्थन करते हैं, उन्हें जनता में जन जागरण चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि यह बिल ओबीसी समाज के अधिकारों को पर कुठाराघात करने के लिए लाया गया है। यदि ये बिल लागू हो गया, जो कि अभी लागू नहीं होगा, अगली सरकार के रुख पर निर्भर करेगा, लेकिन जब भी ये लागू होगा तो ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व कम होगा और देखा जाए तो अल्टीमेटली ये समाज के न्याय की लड़ाई को कम करेगा। इसलिए हमें इस बिल के विरोध में उठ खड़े होना चाहिए।